हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फिजिक्स चैप्टर 3 और आज का है लेक्चर नंबर 61 और आज हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो देखिए पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर दिए थे, तो आज चलेगा क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, यानी एक तार दिया है उसका प्रतिरोध 8 ओम दे रखा है, इसे 2 गुनी लंबाई तक खींचा जाता है, इसका नया प्रतिरोध क्या होगा। देखिए कोई वायर है हमारे पास, उसको हमने खींच के बड़ा कर दिया है, ठीक है। तो खींच के बड़ा करने में उस तार की लंबाई बढ़ेगी, तार की लंबाई बढ़ने से उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि तार पतला हो जाएगा। तो जैसे ये वायर था, मान लीजिए ऐसा वायर था L लंबाई का, इसको जब खींच के बड़ा करेंगे तो वायर पतला हो जाएगा, तो एरिया बदला। और आप लोगों को पता है कि जो प्रतिरोध है R वो कितना होता है, रो इंटू L अपॉन A। तो देखिए L बदल गया, A बदल गया, दोनों चीज़ बदल जाने से तार का जो प्रतिरोध है वो बदल जाएगा। तो अब हमें यही ज्ञात करना है कि नया प्रतिरोध क्या होगा। तो चलिए समझते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले मैं बताऊं इस क्वेश्चन को, अगर ये ऑब्जेक्टिव में आया होता तो इसका बहुत सिंपल आंसर है कि 2 गुना लंबा किया है तो 2 का वर्ग कर दीजिए 4 और इसमें गुणा कर दीजिए, 4 अट्ठे 32, इसका आंसर आ गया 32 ओम। ये हमने बहुत शॉर्ट में कर लिया। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो याद रखें, पहले एक फॉर्मूला होता है कि तार का जो नया प्रतिरोध होता है R2 n² R1 होता है। R1 पहले की स्थिति में है और ये उस समय है जब तार को हमने n गुना लंबा कर दिया है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो इससे अगर इसको करें तो यहाँ n 2 हो गया क्योंकि 2 गुना बड़ा किया है, और पहले प्रतिरोध 8 ओम था यानी R1 हमारा 8 ओम है। तो इस फॉर्मूले से R2 = n² यानी 2 का वर्ग इंटू 8 बराबर 4 गुणा 8 बराबर कितना आ गया, 32 ओम। तो देखिए 32 ओम आया। तो ये हमारा बहुत शॉर्ट मेथड हो गया कि हम इसको एक फॉर्मूले की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से है, क्वेश्चन पेपर में वो इसका पूरा डिस्क्रिप्शन चाहता है कि इसको आप एक लेंदी मेथड से करें। मान लो ये क्वेश्चन 2 नंबर में है, या मतलब जो अब नया पैटर्न है उसमें ज़्यादा नंबर के आते हैं, तो उस हिसाब से आप ऐसे भी करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो ऐसे करना ठीक है। या फिर यही क्वेश्चन होता है कि इसकी लंबाई 3 गुनी कर दिया तो कितना हो जाता है, यहाँ n की जगह 3 रखते, 3 का वर्ग 9 हो गया, 9 अट्ठे 72 ओम हो जाता। तो आप ओरली इसको निकाल सकते हैं। तो अगर हमें इस क्वेश्चन की फुल डिटेल देनी है तो हम एक काम करेंगे, चाहे वो 3 गुना लंबा किया हो, 4 गुना बड़ा किया हो या आधा किया हो। अब आधा करने में एक बात है, जैसे एक वायर है, इसका प्रतिरोध 8 ओम है, जैसा कि क्वेश्चन में, ध्यान से समझना बच्चों जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। और उसने इस वायर को काट के आधा कर दिया। तो आधा करने का मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर इसको काट के आधा किया है तो इसका प्रतिरोध 4 ओम और 4 ओम रह जाएगा। लेकिन अगर इस तार को पिघला के उतने ही पदार्थ का दूसरा तार बनाया है जो कि उससे पहले की लंबाई का आधा है, तो मटेरियल उतना ही रहा तार का, तो प्रतिरोध 4 ओम नहीं होगा आधा होने पर। जैसे इसी तार को हमने पिघला दिया और इससे आधी लंबाई का एक तार बनाया तो मोटा बनेगा वही आधी लंबाई का तार। तो अब यहाँ पर यह फॉर्मूला अप्लाई होगा, मटेरियल की मात्रा नहीं बदलनी चाहिए। तार को खींचा है, खींच के बड़ा किया है या पिघला के छोटा किया है तब लगेगा ये। अब हमने पिघला के उसको आधा कर दिया तो n कितना हो गया यहाँ पर 1/2, क्योंकि पहले की लंबाई का आधा किया है। तो जो नया प्रतिरोध होगा R2 बराबर कितना हो जाएगा, n² R1, तो बराबर n की जगह हाफ रखेंगे तो हाफ का स्क्वायर इंटू R1 8, तो 1/4 गुणा 8 बराबर 2 ओम। तो 2 ओम आया, और काट के आधा करने में कितना आ रहा था, 4 ओम। तो अंतर है भाई। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इस फॉर्मूले को कब अप्लाई करेंगे, जब पदार्थ जो तार का पदार्थ है उसकी मात्रा उतनी ही रखी गई है कि खींच देंगे आप उसको तो तार का जो मटेरियल है, जो पदार्थ है, वो तो उतना ही रहेगा
और पिघलाने के बाद उतने पूरे मटेरियल का ही दूसरा तार बनाया है, इसलिए मटेरियल नहीं बदलना चाहिए। काट के अलग करने में अलग बात होती है। तो बच्चों ये बात समझ गए होंगे। आप चाहें तो इस बात का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अलग से लिख लेना, ये इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, मैंने समझाया है। तो टेक अ स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, चाहे 4 गुना लंबाई का आ जाए, चाहे 3 गुनी लंबाई कर दी हो, तो पहले आप इसको निकाल के दिखा दीजिए, ठीक है। ये आया कैसे, तो मान लीजिए पहले तार की लंबाई थी L1 और क्रॉस सेक्शनल एरिया था A1 और प्रतिरोध था R1, और बाद में इस तार को खींच दिया या पिघला के दूसरा बना दिया, लंबाई हो गई L2, एरिया क्रॉस सेक्शन वायर का बदलेगा A2 और प्रतिरोध भी बदल जाएगा R2। बात समझ रहे हैं। तो इन कंडीशंस में इसको हम कैसे लाएं, तो देखिए जो लंबाई है L2, तार को n गुना लंबा खींचा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, तार को n गुनी, यहाँ तो 2 गुनी है, हम n गुनी लेके चल रहे हैं, फिर बाद में वैल्यू रख देंगे। n गुनी लंबाई तक खींचने पर, यानी अब तार हमने कितना लंबा खींच दिया, n गुना, यानी जो L2 है वो L1 की n गुनी हो गई। तो इससे L2 अपॉन L1 कितना आ जाएगा, L2 अपॉन L1 बराबर आ जाएगा n। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल लिया हमने, ठीक है। अब देखें तार को खींच के बड़ा किया है तो पदार्थ का जो तार का आयतन है वो उतना ही रहेगा, यानी तार का प्रारंभिक आयतन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई, प्रारंभिक आयतन बराबर तार का अंतिम आयतन। तो तार कैसा होता है भाई, जो तार होता है हमारे पास ऐसे ही तो होता है, बेलन ही तो हो गया, ये क्या हुआ भाई, ये बेलन। बात समझ रहे हैं, जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन है A और लंबाई है L, तो बेलन का आयतन होता है कितना, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ लंबाई है, तो A इंटू L। तो पहले कितना हो गया, A1 L1, क्योंकि पहले क्षेत्रफल A1 था और लंबाई L1 थी, बराबर अंत में कितना हो गया, A2 L2। क्लियर, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ से A1 अपॉन A2 कितना आ गया, A1 अपॉन A2 बराबर L2 अपॉन L1, समीकरण नंबर 2, ठीक है। या चलिए अभी ऐसे रहने दीजिए। अब देखें पहली स्थिति में तार का प्रतिरोध कितना होगा, देखिए एक सूत्र होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, R बराबर रो इंटू L अपॉन ए। आप लोग पढ़ के आए हैं तो आप लोगों को ध्यान होगा, इस सूत्र से अगर देखें तो R1 बराबर कितना हो गया, रो पहली स्थिति में L1 अपॉन A1, और बाद की स्थिति में R2 कितना हो गया, रो L2 अपॉन A2। तो बात समझ रहे हैं भाई। देखिए R1 है तो 1 और 1 कर लीजिए, R2 है तो 2 और 2 कर लीजिए। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर आपने यहाँ रो 1 और रो 2 क्यों नहीं किए। देखिए रो होता है पदार्थ का एक लक्षण, जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो क्या है, किसकी कैरेक्टरिस्टिक है। मैं पीछे थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ कि जो चालक है उसकी धातु का, किस धातु का बना है उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो देखिए जब तार को हमने खींच के बड़ा किया तो तार की धातु थोड़ी बदल गई, कॉपर का वायर है, खींचने पर सिल्वर का हो जाए ऐसा तो नहीं होगा, रहेगा कॉपर का ही। इसलिए वायर में जो पदार्थ है वो तो वही, धातु वही रहेगी, इसलिए यहाँ पर रो 1 रो 2 नहीं करेंगे। अब इनको डिवाइड कर दें अगर, तो R2 अपॉन R1 कितना आएगा भाई, R2 अपॉन R1 बराबर, देखिए R2 कर रहे हैं, रो से रो तो कटी गए, तो पहले R2 की वैल्यू L2 अपॉन A2। अब R1 अपॉन में है इसलिए इसको उलट के लिख देंगे, पलट के, तो A1 अपॉन L1, तो बराबर कितना आ गया, L2 L1 के साथ लिख लिया इंटू A1 अपॉन A2। तो देखें L2 अपॉन L1
इंटू A1/A2 हमने यहाँ निकाला है समीकरण नंबर 2 में, उसकी वैल्यू भी L2/L1 है, L2/L1। तो ये कितना हो गया, R2/R1 चल रहा है, R2/R1, R2/R1 ही तो चल रहा है, तो R2/R1 कितना हो गया भाई, L2/L1 का स्क्वायर, और L2/L1 कितना है, n है, तो इसकी जगह n लिखेंगे तो n स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से देखिए R2 बराबर कितना आ गया, n स्क्वायर इंटू R1। अब यहाँ लिख देंगे कि तार को दोगुनी लंबाई तक खींचा इसलिए n बराबर 2, और उसके बाद तो हमने ये हल किया ही है। तो बात समझ में आ गई ये कैसे आया। तो आप कितनी भी लंबाई तक उसको कितने भी गुना खींचा हो, आधा किया हो, तिहाई किया हो, 2 गुना किया हो, 4 गुना किया हो, वो n की वैल्यू होगी और एक नया प्रतिरोध आप निकाल लेंगे। तो बच्चों उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये भी कुछ ऐसा ही है। इसमें क्या किया है कि एक बेलनाकार तार को खींचकर उसकी लंबाई 10% बढ़ा दी है। यहाँ पर गुने में दी थी, तो हम एक काम करते हैं कि 10% बढ़ा देने पर कितने गुना हो जाएगी, उस तरीके से n हमें पता चल जाएगा और अब फिर हम नया प्रतिरोध निकाल लेंगे। और जब नया प्रतिरोध निकल आएगा तो वो प्रतिरोध कितना बढ़ गया, वो प्रतिशत वृद्धि भी निकल आएगी। तो लंबाई 10% बढ़ाई है, तो देखिए प्रारंभिक लंबाई जो है तार की, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई, आप लोग पूरा लिखेंगे, वो हमने L मान ली, L1 बराबर ऐसे लिख लें, प्रारंभिक लंबाई L1 बराबर कितनी मान ली, L। तो लंबाई में वृद्धि कितनी हुई है, लंबाई में वृद्धि जो हुई 10% की, यानी L का 10% यानी L गुणा 10/100 बराबर कितना आ गया, देखिए ये कट गए, यानी L/10 कितना आ गया, L/10। तो तार की नई लंबाई कितनी हो गई, नई लंबाई कितनी हो गई, L1 में जो बड़ी है उसको जोड़ दें, यानी L + L/10 कितना आ गया, ये 10L 11L/10, ये L2 हो गई, नई लंबाई L2 लिख देते हैं। बात समझ रहे हैं। तो n क्या है कि कितने गुना बढ़ गई, तो यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि L2/L1 कितना हो गया, L2/L1, वही तो n होता है, n बराबर L2/L1, यानी उनमें अनुपात कितना है, तो n निकाल लेते हैं। तो L2 कितना है, 11L/10 और L1 है, L से L कट गया, कितना आ गया, 11/10, यानी 1.1, n हमारा 1.1 हो गया। तो सीधी सी बात, नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, और मान लीजिए प्रारंभिक प्रतिरोध कितना था, यहीं लिख लेते हैं, माना प्रारंभिक प्रतिरोध, पहले तार का प्रतिरोध दिया नहीं है, प्रतिशत वृद्धि पूछी है। मान लो कि पहले तार का प्रतिरोध कितना था, R1 बराबर R था, तो नया प्रतिरोध कितना हो गया, नया प्रतिरोध बराबर R2 बराबर क्या लिखेंगे, R2 बराबर कितना हो जाएगा, n² R1, ओके। और n हमारे पास, हाँ बेटा, हाँ अच्छा बनाया है, चलो हम पढ़ा दें, जाओ। तो n की वैल्यू 1.1 का स्क्वायर, और R1 कितना था, R, तो R2 कितना आ गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1.21 आ जाएगा, R, इतना नया प्रतिरोध हो गया। तो देखें प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालेंगे, प्रतिशत वृद्धि प्रतिरोध में, ये आपने 11th में पढ़ा था, प्रतिशत निकालना कैसे निकालेंगे, वृद्धि कितनी हुई, R2 - R1, यानी जो नया प्रतिरोध है उसमें से पहले का घटा दिया, ये आ गई वृद्धि। अब प्रतिशत वृद्धि निकालनी है तो उसको किसके अनुपात में देखेंगे, जो प्रारंभिक था, प्रारंभिक जो प्रतिरोध था उसके अनुपात से × 100। बात समझ रहे हैं। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो R2 - R1 करिए, R2 कितना है 1.21,
1.21 आर है, 1.21 आर माइनस R2 के स्थान पर बस ये क्या लिख दिया बच्चों, सॉरी एक सेकंड बेटा तुम डिस्टर्ब कर रहे हो, हमसे मिस्टेक हो गई, तुम नीचे जाओ भाई। 1.21 आर माइनस R1 की वैल्यू R थी और R1 की वैल्यू R थी इंटू 100, तो देखिए कितना आ गया, 1.21 आर में से इसे घटाओगे तो 0.21 आर बटे आर बचा और आर से आर कैंसिल इंटू 100 है, तो 0.21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21%, इतने की वृद्धि आ गई। नहीं यहाँ बच्चे नहीं हैं बेटा, तो कोई बात नहीं, तुम नीचे जाओ बेटा। एक जोक सुन लीजिए, एक बच्ची है ये हमारी, मैंने कहा मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ बेटा नीचे जाओ, ये आ गई थी ऊपर, तो ये कह रही है यहाँ कहाँ बच्चे हैं, यहाँ क्या बच्चे हैं, देखो ये बुला रहे हैं तुमको, ये बच्चे दिखाएं तुमको, कहाँ हैं बच्चे, बच्चे देखोगे तुम, इसमें हैं बच्चे, देखो उसमें फ़ोटो में दिखाई दे रहे हैं, जाओ नीचे अब जाइए। सॉरी बच्चों, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो इसको देखिए ज़रा कि किसी फिलामेंट का 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 100 ओम, यानी जब फिलामेंट का जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है उस समय प्रतिरोध इतना है, और हमने ये बताया है आपको कि ताप बदल जाने पर प्रतिरोध बदल जाता है, पीछे पढ़ चुके हैं कि प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। तो 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर 200 ओम हो गया, तो उस फिलामेंट का प्रतिरोध ताप गुणांक ज्ञात करना है, दैट इज़। अब ये क्वेश्चन किस फॉर्मूले से होगा, देखिए आपने प्रतिरोध का ताप के साथ परिवर्तन का ये फॉर्मूला पढ़ा था, RT बराबर R0 1 प्लस एल्फ़ा T, तो आप लोग इसको पढ़ के आए होंगे, इसका इस्तेमाल होगा। T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जो प्रतिरोध है वो RT है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर R0 है, एल्फ़ा प्रतिरोध ताप गुणांक है, तो समझ रहे हैं बच्चों, ये R में सही सा बना दो। तो देखें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 100 ओम है, तो हमारा T1 कितना हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और R1 कितना हो गया इस स्थिति में जो प्रतिरोध है 100 ओम, ओके। और जब टेम्परेचर 400 हो गया तो T2 बराबर हो गया 400 डिग्री सेंटीग्रेड, तो प्रतिरोध कितना हो गया R2 बराबर 200 ओम, इतना ही है, 200 ओम है। तो देखें अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, इससे RT है तो RT1 बराबर कितना हो जाएगा R0 1 प्लस एल्फ़ा T1, ओके। और RT2 कितना हो जाएगा RT2 बराबर R0 1 प्लस एल्फ़ा T2, क्लियर। अब इसको डिवाइड कर दें तो R0 से R0 कट जाएंगे, यानी RT1 अपॉन RT2 बराबर ऊपर बचा 1 प्लस एल्फ़ा T1 और नीचे 1 प्लस एल्फ़ा T2, इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। RT1 कितना है, RT1 मतलब R1, RT1 का मतलब R1 से ही है, यहाँ मैं RT1 भी लिख सकता हूँ, RT1 और ये RT2 ऐसे भी लिख सकते थे, बात समझ रहे हैं। तो RT1 100 और RT2 कितना है 200 बराबर 1 प्लस एल्फ़ा ज्ञात करना है, हमें पूछा है प्रतिरोध ताप गुणांक, और T1 कितना है 100 इंटू 100 बटे 1 प्लस एल्फ़ा, और T2 कितना है 400, एल्फ़ा इंटू 400। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए ये कैंसिल आउट हो गए, तो 1/2 बराबर कितना रह गया 1 प्लस 100 अल्फ़ा और नीचे 1 प्लस 400 अल्फ़ा। इधर करते हैं बच्चों, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 1 का इसमें करेंगे तो 1 प्लस 400 अल्फ़ा बराबर 2 का इधर करते हैं तो 2 प्लस 200 अल्फ़ा, ओके। अब 200 अल्फ़ा को इधर ले आएँ तो यहाँ 200 अल्फ़ा बचेगा
और 1 को इधर ले आएँ तो इधर 1 बचेगा, तो अल्फ़ा बराबर 1/200। तो इसको लिख सकते हैं 1 एक एक जीरो बढ़ा लेते हैं, ऊपर 10 कर लिया अगली लाइन में, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि 2 का भाग करना है। तो ऊपर 10 कर लिए और नीचे 2 और इनटू नीचे एक जीरो बढ़ाओगे, जब ऊपर एक जीरो बढ़ाया है नीचे 2 जीरो हैं तो नीचे 1 2 3 ऐसे लिख सकते हैं। और 2 पंजे हो गए 10, 5 गुणा और ये ऊपर आएगा तो 10 की घात -3 और इसका मात्रक क्या होता है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है इसका मात्रक अल्फा का। तो बच्चों आपने ये भी किया, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अभी और क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कराऊंगा, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और चैनल पर बने रहिए। तो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने प्रतिरोध ताप गुणांक ज्ञात किया था। इस क्वेश्चन में प्रतिरोध ताप गुणांक दे रखा है और अज्ञात ताप पूछा है, तो इसको भी कर लेते हैं। तो किसी वैद्युत बल्ब के तंतु का 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 100 ओम है, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना है 100 ओम। तो इसको हम T1 मान लेते हैं, T1 बराबर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हल कर रहे हैं हम। T1 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो उस समय प्रतिरोध कितना है उसको RT1 मान लेते हैं, वो कितना होगा भाई 100 ओम दे रखा है। ओके, अब ये कह रहा है यदि प्रतिरोध ताप गुणांक, तो प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू दे रखी है 0.005 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होती है। ओके, ये अल्फा दे रखा है। तो उस ताप की गणना कीजिए, यानी T2 पूछा है, उस ताप की गणना का मतलब T2 हमें निकालना है, जो कितना है T2 हमें ज्ञात करना है, T2 ज्ञात करना है। और उस समय T2 टेम्परेचर पर जो प्रतिरोध है वो कितना दे रखा है कि 200 ओम हो जाए, 200 ओम हो जाए। तो देखें अब हमारे पास फॉर्मूला वही है, अब हम यहाँ कर लेते हैं कि RT बराबर R0 1 प्लस अल्फ़ा T। यहाँ से देखिए RT1 कितना होगा, RT1 बराबर R0 1 प्लस अल्फ़ा T1। वैसे ही करना है भाई, कोई सा क्वेश्चन हो वैसे आप 2 इक्वेशन बना लेंगे, कुछ भी पूछा हो 2 इक्वेशन बनाएंगे, उनको सिंप्लीफाई करेंगे और उससे हमें वो अज्ञात वैल्यू मिल जाएगी। तो 1 प्लस अल्फ़ा T2। ओके, डिवाइड कर देते हैं क्योंकि R0 हमें दिया नहीं है इसमें, तो R0 डिवाइड करने पर ही कट सकता है R0। तो RT1 बटे RT2 बराबर कितना हो गया भाई 1 प्लस अल्फ़ा T1 अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा T2। वैल्यू रखिए, RT1 कितना है 100 ओम और RT2 कितना है देखिए 200 ओम बराबर 1 प्लस अल्फ़ा कितना है 0.005 है। तो इसको मैं पावर में कर लेता हूँ बच्चों, आसानी हो जाएगी, या पावर में लिख दें इसको, बराबर इसको कितना लिख सकते हैं 5 × 10⁻³ लिख सकते हैं। इतनी वैल्यू लिख लेता हूँ, 5 × 10⁻³ ये पर डिग्री सेंटीग्रेड है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। T1 कितना है 100, तो इनटू हो गया 100 अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा 5 × 10⁻³ इंटू T2 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, वो अज्ञात ताप है जिस पर प्रतिरोध 200 ओम होना है। तो यहाँ 1/2 रह गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 का इससे करते हैं और 1 का इससे कर देंगे। ठीक है भाई, तो 1 का इससे करिए तो 1 प्लस 5 × 10⁻³ T2 बराबर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2, और यहाँ कितना रह गया 2 प्लस, देखिए 2 का 5 से करेंगे 10 हो जाएगा, 10 और 100 का मल्टीप्लाई 1000 यानी 10⁻³ वो और ये कट गए, 1 रह गया, केवल 1 बचा। तो 5 × 10⁻³ T2 बराबर 1 से 1 कैंसिल आउट, 2 रह गया। तो T2 बराबर कितना आ गया 2/5, कहीं मिस्टेक तो नहीं होगी भाई, चलिए जो भी आ रहा है देखते हैं, बाद में देखेंगे। 2/5
5 इंटू 10⁻³ बात समझ रहे हैं बच्चों। तो देखें इस पावर को ऊपर ले जाते हैं तो ऊपर 1000 हो गया, तो 3 जीरो बढ़ गए बटे 5, तो कितना आ गया 5 चौक 20, 400 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर आ गया। तो समझ में आ गया होगा बच्चों, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में केवल इतने ही न्यूमेरिकल, अभी इस चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल बचे हैं तो हम कंटिन्यू रखेंगे। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे और न्यूमेरिकल्स के साथ, तो मन लगा के पढ़ते रहिए और रिवीजन करके आइए। इसके बाद जो टॉपिक्स थे, जैसे हमने ये बताया प्रतिरोध की जो ताप पर निर्भरता है उसके न्यूमेरिकल्स किए हैं, उसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ के आइए, उनके सूत्र याद करके आइए। तो मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।